दुनिया भर की कहानी आपने पढ़ ली मनी मार्केट कैपिटल मार्केट की, और आपको अगर पता नहीं कि यूपीएससी में क्या पूछा जाता है तो आपने अपना टाइम बर्बाद किया। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट एक ऐसा टॉपिक है ना, इसमें आप 10 बुक्स पढ़ लोगे तब भी सारी जानकारियाँ आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। और कोई भी बुक नहीं पढ़ोगे, छोटा सा कोई कंटेंट पढ़ लोगे, छोटा कंटेंट पढ़ लोगे, तो भी यूपीएससी में क्या पूछा जाता है आप आसानी से समझ पाओगे। और अपना जो टाइम है ना, उसे आप ऑप्शनल में या अदर जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उस पर लगा पाओगे। तो जनरली जो क्लासेस होती हैं उसमें आप 15 से 20 घंटे में ये टॉपिक कवर किया जाता है। 10 आवर्स तो लिए ही जाते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग में। अब हर एक टूल को मैं बताने लगूँ तो 100 टाइप के टूल्स हैं इस मार्केट में, तो क्या उसके लिए टाइम आपका बर्बाद किया जाए? नहीं। यहाँ पे ज़रूरत है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिकली डिफरेंसेस समझना है दोनों में, पीवाईक्यूज़ को देखना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। दैट इज़ द की हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस। यू हैव टू watch this video and after that you will be able to answer all the MCQ related to this topic। तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में पहला जो MCQ है, अब आपने नहीं पढ़ा होगा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ा है तो आप प्रैक्टिस करना, इसमें ट्राई करना, अटेम्प्ट करने का। पहला जो ऑप्शन है मनी मार्केट के कंसिडर बोल रहा है, मनी मार्केट डील विथ इंस्ट्रूमेंट दैट हैव द मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर। अब मोर देन 1 ईयर, अब अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो गया। अगर आपको आता है तो आप आसानी से बता पाओगे कि मनी मार्केट मोर देन नहीं बल्कि लेस देन 1 ईयर होता है। तो पहला एलिमिनेट करो, ठीक है। अब ये जानने के लिए आपको तीसरा स्टेटमेंट आपको जानना जरूरी है, इन दोनों में से कौन सा सही है। मनी मार्केट आर नोन फॉर द हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। यहाँ पे आपको मामला फंस सकता है। हो सकता है आपको आता हो, ठीक है, नहीं तो 50-50% करोगे एज यूजुअल। यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस में करने पड़ते हैं, लेकिन किताब पढ़ना तो इसके लिए रिलेवेंट है नहीं। तो इसमें तो बेसिकली क्या आंसर होगा, आप सारे टॉपिक पढ़ोगे, आपको खुद आप यहाँ पे आंसर इसका करोगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, विद द रेफरेंस ऑफ कैपिटल मार्केट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैपिटल मार्केट कंसीडर में है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। ये तो हो गया एमसीक्यूज़ के बारे में, जो मैंने 5-6 एमसीक्यू यहाँ पे दिए हैं, जिस तरह से यूपीएससी पूछता है। टूल्स के बारे में पूछता है और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछता है, दो ही चीज़ें पूछता है। एकदम आप याद रखिएगा, किसी भी टूल को समझ लो आप, कौन कौन से टूल किस किस कैटेगरी में आते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, थोड़े थोड़े बस। पीवाईक्यू उठाओगे तो आप देखोगे ना कि पीवाईक्यू 2023 में क्या पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा कैपिटल मार्केट का पार्ट है। मतलब क्या इतना डिफिकल्ट है कि आप इसके लिए बुक पढ़ो, आप आसानी से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से टूल्स कैपिटल मार्केट के, लेकिन आपने पूरा टाइम किताब पढ़ने बर्बाद कर दिया, आपको यही नहीं पता कौन सा किसका टूल है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बचनी है। यहाँ पे दूसरा 2024 में पूछा गया, यहाँ पे कोलैटरल बोरोविंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच मार्केट। ठीक है, ये भी आप देखिए, कॉल लाइनर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने 2023 में देखा गिफ्ट सिटी के बारे में यहाँ पे। इसके अलावा कई ऐसे पीवाईक्यूज आप देखोगे जिनमें टूल के बारे में ही बेसिकली पूछा गया है। एनएससी बीएससी के बारे में तो जनरल चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। हम आसान चीज़ें पढ़ेंगे, आसान भाषा में, बहुत कठिन चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो अगर आप देखो फिनेंशियल मार्केट क्या है, जनरली आप देखो तो क्या है कि एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक टूल होता है। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इज ए टूल जिसको खरीद बेच के मार्केट से पैसा इकट्ठा किया जाता है। मार्केट में सभी लोगों के पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कंपनी खोल रहा है, हर एक व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होती है। जिसके पास पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है, उसको लगता है कोई ऐसी सही जगह मिले जहाँ मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ। तो इन दोनों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक मार्केट बनाया जाता है जिसे फिनेंशियल मार्केट बोला जाता है, वित्तीय बाजार जिसे बोला जाता है। अब देखिए, हर एक इंसान को दो तरह की पैसे की जरूरत पड़ती है। आप सपोज करिए एक स्टूडेंट है, आपको मेस में 500 रुपये देने हैं, आपके खाने के ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या 500 रुपये देने के लिए आप बैंक जाओगे पैसे लेने, या आप अभी दोस्त से लेके दे दोगे और जैसे ही अगले मंथ का पैसा आ जाता है आप उसे दे दोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या करोगे, दोस्त से लोगे। मतलब क्या कि तुरंत जो आपको आवश्यकता पड़ रही है उसको आप जब डील कर रहे हो तो इमीडिएट जो पैसा दे पा रहा है उससे ले रहे हो यहाँ पे, है ना। दोस्त से आपने लिया। ऐसे जो टूल जो मार्केट में 1 साल के लिए, 1 साल से कम का पैसा, 1 साल से कम के लिए पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें मनी मार्केट कहा जाता है। ऐसे मार्केट को मनी मार्केट कहा जाता है। तो दोस्त है, आपकी सहेली, आपकी फ्रेंड है, वो आपके लिए मनी मार्केट है ना। लेकिन अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, 2 लाख रुपए आपको चाहिए, तो फिर आप कहाँ से पैसे लोगे, है ना। ये अलग मामला हो जाता है, ये मार्केट का, कैपिटल मार्केट का मामला आ जाता है यहाँ पे। एज ए स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एज ए कंपनी, अगर आप कोई कंपनी में हैं, आपको पैसे चाहिए, है ना,
आपको शेयर्स बेचने हैं, लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है लंबे समय के लिए, आपको शेयर लेने हैं 10 साल के लिए। आपने सुना होगा किसी के पिता ने शेयर खरीदे तो 1980 में, 2025 में वो 25,000 के शेयर 25 करोड़ के हो गए। ऐसी न्यूज़ आप सुनते होंगे। वो कैसे हुआ? क्योंकि उसने क्या किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल मार्केट में उसने इन्वेस्ट किया, 1 ईयर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की, फ्यूचर को देखने के लिए इन्वेस्ट किया। इस तरह के जो टूल होते हैं, इस तरह के जो काम होते हैं, वो कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आता है। दोनों की परिभाषा आपने समझ ली है ना, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट जो होता है उसका रेगुलेशन आरबीआई करता है, ठीक है, आरबीआई करता है उसका रेगुलेशन, जो उसके टूल्स होते हैं, ठीक है। बस इतना आपको यहाँ पे याद रखिए, आगे मैं बताऊँगा क्यों करता है। अब देखो, अब अगर आप देखो हाई लिक्विडिटी लो रिस्क होता है यहाँ पर इसमें मनी मार्केट में। क्यों? अब देखो इसका एक टूल है, जब आप इसके टूल देखोगे मनी मार्केट का ना, जैसे रेपो हो गया, तो इसमें आप क्या देखोगे, रेपो में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड है, तुरंत पैसा मिल जाता है। अगर आप बैंक को आरबीआई से पैसा चाहिए होता है तो आसानी से पैसा उसको मिल जाता है। देखो रेपो रेट में किसी बैंक को आरबीआई से पैसा मिलता है ना, और उसे तुरंत की जो आपूर्ति होती है या कैश जो मैनेजमेंट करना होता है, लिक्विडिटी जो एडजस्टमेंट करना होता है, उसके लिए क्या करता है, कोई बैंक आरबीआई से पैसा लेता है, तुरंत के लिए पैसा लिया, हाई लिक्विड कहलाया, तुरंत पैसा मिल गया। लो रिस्क कहलाया क्योंकि पता है कि कम ब्याज दर में है, जल्दी पैसा मिल जाएगा, जिसको हम देना चाहेंगे उसी को दे पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हाई लिक्विडिटी लो रिस्क, पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देखोगे, हाई रिस्क लो लिक्विडिटी, हाई रिस्क बोल दिया यहाँ पे, और ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, हाई रिस्क नहीं, लो रिस्क और हाई लिक्विड होता है। बस ऐसे ही क्या की करता है ना, यूपीएससी भी गलत करवाता है, छोटी छोटी चीज़ें बता के, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कि मैं आपको बहुत बड़ा कोई कहते हैं ना कि रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, आसान चीज़ें हैं। मनी मार्केट देख लिया, अब इसके टूल दोनों के देखेंगे हम। सबसे पहले कैपिटल मार्केट भी देख लेते हैं। मैंने आपको आसान भाषा में बताया कैपिटल मार्केट है क्या, 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसे की लेन देन करनी होती है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो कैपिटल मार्केट आप जाओगे। अब उसके भी 2 पार्ट यहाँ पे आपको दिखाएंगे। पहला दिखाई देगा आपको प्राइमरी मार्केट, दूसरा आपको सेकेंडरी मार्केट। अगर आप फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवा रहे हो ना, LKG UKG, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी लर्निंग कहलाती है। इसका मतलब क्या, कोई व्यापारी है ना, वो क्या कर रहा है, नए शेयर इशू कर रहा है, उसको ज़्यादा अनुभव नहीं है सेकेंडरी मार्केट में जाने का, बाहर जाने का, तो वो क्या आपस में ही बेच रहा है। आपने एक कंपनी खरीद बनाई है सपोज करिए, अब उस कंपनी में आप ज़्यादा पैसा चाहते हो कि और लोग इन्वेस्टमेंट करो, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने क्लोज लोगों को ही पैसा दोगे, है ना। उसके बाद क्या करोगे, आप चाहोगे और जाएँ तो और जो थोड़ा सा उनके आसपास के लोग हैं, है ना, उनको दोगे, फिर आप जाओगे शेयर मार्केट में लिस्टिंग करने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्राइमरी मार्केट में बेसिकली क्या होता है, न्यू सिक्योरिटी इशू होती हैं, उसे IPO कहा जाता है। डायरेक्टली इशूअर जो होता है वो इशू करता है और वहाँ से पैसे भी कलेक्ट करता है प्राइमरी मार्केट में। तो IPO जो होते हैं ना, वो प्राइमरी मार्केट का टूल है। ये बस आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये आप यहाँ पे याद रखना। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई भी कंपनी पहली बार अपने जो शेयर्स होते हैं उनको इशू करती है, अपने हिसाब से प्राइस बताती है, ना कि मार्केट डिसाइड करता है। ये आप यहाँ पे याद रखिए। आपने कोई कंपनी खरीदी है, मान के चलिए आपने क्या कंपनी खरीदी, आपने रसगुल्ले की कंपनी, रसगुल्ला नाम है आपकी कंपनी का, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और पहली बार आप इशू कर रहे हो शेयर, तो आपके ऊपर डिसाइड है आप क्या प्राइस रख रहे हो उसका, है ना। बाद में जब वो सेकेंडरी मार्केट में जाएगी तो वहाँ पे जो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर प्राइस होगा। पेटीएम ने क्या किया ना कि 2,000 रुपये के शेयर इशू किए थे, पेटीएम ने कहा कि हमारे शेयर 2,000 से नीचे के नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही वो गया IPO के बाद, जैसे ही वो लिस्ट हुआ और जब लोगों ने खरीदना बेचना शुरू किया, तो पता चला कि इसकी जो वैल्यू है 500 रुपये आ गई। वो क्यों आई? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, लोग डिसाइड करते हैं कि कितने क्या प्राइस रखेंगे, कोई कंपनी नहीं कर सकती है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। IPO में कोई कंपनी डिसाइड करती है कि उसे क्या ऑफर रखना है पब्लिक के लिए, है ना। तो ये हो गया IPO, ये प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर ट्रेड, ऑलरेडी जो चीज़ें हैं, सेकंड हैंड माल खरीदा बेचा जा रहा है सेकेंडरी मार्केट में। अब देखो सेकेंडरी मार्केट, आपको सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपके पास अकाउंट खुला है आपका जीरोधा में, ICICI में, आनंद राठी में, कहीं आपने अकाउंट खोल रखा है। आप गए टाटा मोटर्स का, आपने 50 शेयर लिया। अब क्या जो 50 शेयर आपने लिया, क्या टाटा ने आपको बेचा कि नहीं बेचा? उन्होंने वो शेयर ऑलरेडी मार्केट में सेल एंड परचेज हो रहे हैं, ठीक है। एक सेलर है जो बेच रहा है, एक बायर है जो खरीद रहा है, उनमें से आप एक बायर हो, है ना। किसी ने बेचा, आपने खरीद लिया, आपके लिए नए शेयर यहाँ पे इशू नहीं किए गए हैं, तो मतलब कि क्या, रीसेल किया जा रहा है यहाँ पे। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंश्योर लिक्विडिटी एंड प्राइस डिस्कवरी।
तो इसमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इशू करना है क्या, एनएससी और बीएससी क्या करता है, यहाँ पे निगरानी करता है इस चीज़ की। ठीक है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब देखिए सेकेंडरी मार्केट, क्या मैंने बताया कि जब आपको क्या करना है, शेयर खरीदना है, तो आप क्या कर रहे हो, आप शेयर मार्केट में जा रहे हो, आप देख रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म में आप गए, वहाँ से अपने शेयर खरीद ले, वो किसका पार्ट हुआ, सेकेंडरी मार्केट का पार्ट हुआ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया टेन्योर, तो आपको पता चल गया। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट बना है आसानी से आप कर लोगे। रिस्क देख लेना, अब लिक्विडिटी क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई लिक्विड होता है मनी मार्केट, तुरंत पैसा मिल जाता है। कैपिटल मार्केट मॉडरेट टू हाई है, बहुत जल्दी नहीं होता, आपको सेटलमेंट टाइम लगता है। आपने सुना होगा कि सेटलमेंट डे 0 कर दिया गया है ना, कि आप शेयर खरीदते थे, अगले दिन आपको मिल रहा है, उसके बाद आप बेच रहे हो, 2 दिन लग रहे हैं पैसे वापस आने में। तो इसमें क्या होता था ना कि बहुत जल्दी पैसा नहीं आ पाता था आपका। हालांकि सुधारा जा रहा है, लेकिन हाईली लिक्विड मनी मार्केट देखो होता है, रिटर्न लो होता है, लिक्विड हाई होता है, रिस्क भी लो होता है, लेकिन कैपिटल मार्केट पोटेंशियली हाई रिस्क होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट अभी हम देखेंगे, इसको अभी अब रहने दो। रेगुलेशन यहाँ मनी मार्केट का आरबीआई करता है, कैपिटल मार्केट का सेबी करता है। मोस्टली अगर आप देखोगे मार्केट टाइप ओटीसी होते हैं मार्केट टाइप। ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल मार्केट में एक्सचेंज ओटीसी इन दोनों का होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे आगे। पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं, बैंक होता है, गवर्नमेंट होता है मनी मार्केट में, इंस्टीट्यूशन व रिटेल होते हैं कैपिटल मार्केट में। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म, तो ये तो चीज़ आपने यहाँ पे देख ली। ये सबसे बड़ा माध्यम है क्वेश्चन बनाने का। अगर आपने इसको सही तरीके से पढ़ लिया तो दिक्कत आपको नहीं जाएगी। अब आप देख लो यहाँ पे टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स देख लो किसके, मनी मार्केट के। टी बिल्स क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिक्विडिटी मिसमैनेज हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए। वो कैसा पैसे इकट्ठा किएगा, वो क्या करेगा कि शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, तो वो क्या करेंगे, टी बिल इशू करेंगे। टी बिल इशू उन्होंने किया, अब टी बिल जैसे उन्होंने इशू किया आपने खरीद लिया, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें रिस्क नहीं होता है ना, भले प्रॉफिट थोड़ा कम है लेकिन उनमें रिस्क कम है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरा, अब इनके भी 3 टाइप होते हैं ना। पहले ऐसा होता था कि 14 दिन के लिए भी होता था, लेकिन अभी 3 कैटेगरी के हैं, 91 दिनों के लिए, 182 दिनों के लिए, 364 दिनों के लिए। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर उसी तरह से, कोई कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है, उनको 1 साल के लिए पैसा चाहिए, 1 साल के अंतर्गत ही उन्हें पैसा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, 7 दिन का चाहिए, 20 दिन का चाहिए, 6 महीने का चाहिए, 365 दिन से कम होना चाहिए, तो वो कॉमर्शियल पेपर कंपनी इशू करते हैं, कॉर्पोरेट्स। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेजरी बिल्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ये बैंक्स इशू करते हैं, बैंक्स को चाहिए पैसा। ठीक है, तो ये 1 साल के तो ये बैंक्स इशू करते हैं। कॉल एंड नोटिस मनी भी बैंक्स करते हैं, और रेपो रिवर्स रेपो भी बैंक्स और आरबीआई करते हैं। कौन कर रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, इंस्ट्रूमेंट किसके हैं, अगर आपने यही याद कर रख लिया तो आप पीवाईक्यूज सारे कर लोगे। आप खुद प्रैक्टिस करना, आपको पता चलेगा। दूसरा, आप एमसीक्यूज भी सारे करोगे, जो मैं आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, आप ऊपर आते हैं, प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं। ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ कैपिटल मार्केट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैपिटल मार्केट डील प्राइमरली इन इक्विटी लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, है ना। आपके लिए आसान लगेगा भाई कि लॉन्ग टर्म में हमने बात की है। इक्विटी शेयर्स होते हैं, उसे इक्विटी बोला जाता है। ठीक है, 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब देखो तो ये सही स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, सेकेंडरी मार्केट इज वेयर न्यू सिक्योरिटी आर इशू टू द पब्लिक। ठीक है, न्यू सिक्योरिटी इशू की जा रही है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, मैंने आपको बताया प्राइमरी मार्केट में ये किया जा रहा है। देखा आपने, दूसरा एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मामला आ गया। तीसरा, कैपिटल मार्केट टिपिकली लेस रेगुलेटेड देन मनी मार्केट। ठीक है, अब ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखनी है, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर रेगुलेशन ज़्यादा होता है, टिपिकली लेस नहीं होता, उससे ज़्यादा ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैपिटल मार्केट हेल्प्ड इन रेजिंग फंड फॉर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सही है ऑप्शन। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाता है। मनी मार्केट आर मेनली यूज बाय द गवर्नमेंट एंड लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये भी स्टेटमेंट सही है। आपने देखा गवर्नमेंट थे, इंस्टीट्यूशंस थे, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए था। तीसरा, द इंस्ट्रूमेंट इज कैपिटल मार्केट आर ऑलवेज ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब स्टॉक एक्सचेंज में इसको ट्रेड किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे इसका सही है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे टूल का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से यहाँ पे मिलेंगे। तो देखो स्टैटिक में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को ढूंढते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन बुक्स पढ़ने से बेहतर है आप ये सारे ये टॉपिक्स तो आपने यहाँ से कर लिए। इसके अलावा आप क्या करो, प्रैक्टिस कर लो मैक्सिमम अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, 50 क्वेश्चन आप इस पर देख लेते हो, तो आपका टॉपिक ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर आप इसमें MCQs भी चाहते हो, इस टॉपिक पे 20-20, 30-30 MCQ मैं करवा दूँ, वो भी अगर आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। बाकी ये डॉक्यूमेंट मिलेगा, आप इसे आसानी से यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, अब हम
यहाँ पे थोड़ा सा जो करंट अफेयर्स रहा है पिछले साल उसको थोड़ा सा यहाँ पे 2 मिनट में नज़र डाल लेते हैं। क्या क्या करंट अफेयर्स रहे हैं उसको थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि हाँ करंट अफेयर आसानी से हमने कर लिए हैं। जैसे गिव मी अ सेकंड, हाँ यहाँ पे आप देखिए हाँ देखो सेबी चर्चा में रहा कि उसने क्या किया, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। उन्होंने जो सेटलमेंट डे था उसको कम कर दिया, तो यहाँ पे चर्चा में रहा, उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। ठीक है, सेटलमेंट डे ऐसा T1 जो डे हुआ करता था, मतलब आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसको 1 दिन लग जाता था उसको बेचने उचने में, सब कुछ करने में, लेकिन अब उसको 0 कर दिया गया है, तो चर्चा में था। साथ ही सेबी ने फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024 किए। और ये फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स होते क्या हैं, ये थोड़ा सा आप जान लो। ये भारत के बाहर क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो पंजीकृत होता है, रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, और भारत में ये FVCI रेगुलेशंस के अंतर्गत क्या कराते हैं, पंजीकरण करवाते हैं अपना। ठीक है, अब ये जो बाहर के हैं ये तो आपको पता चल गया, पंजीकरण करा रहे हैं या मतलब रजिस्ट्रेशन करवा रही है, ये भी आपको पता चल गया। अब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं किसमें, सेबी में पंजीकृत वेंचर कैपिटल फंड में। तो बाहर देखिए वेंचर कैपिटल जो फंड होता है, आपको पता है कि नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। नई कंपनी में जो कोई इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी का, उसे वेंचर कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में अगर कोई विदेशी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो FVCI रेगुलेशन में उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपने यहाँ पे देख ली। ठीक है, और जो वेंचर कैपिटल्स फंड, इसका पर्पस क्या होता है, नई कंपनी की इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना। बहुत अधिक जो रिस्क होते हैं उसमें हाई रिटर्न होने की संभावना यहाँ पे होती है, और इसका जो रेगुलेशन है 1996 एक्ट के अंतर्गत होता है। ये करंट अफेयर में था, ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे देख लिया। अब जो नए रेगुलेशन हो गए उसमें जो एप्लीकेशन दे रहा है उसको डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से क्या मिलेगा, यहाँ पे जो प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य, सर्टिफिकेट प्राप्त करना उसे अनिवार्य है, DPD से। तो ये स्टेटमेंट नहीं बनेगा। DPD बेसिकली क्या होता है, सेबी द्वारा एक रजिस्टर्ड बैंक होता है जो क्या करता है, सर्टिफिकेट इशू करता है। तो FVCI को वो सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, उसके बाद क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे जो मेजर्स हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी है, तो उतना हमें टिपिकली नहीं जाना। बस आपको ये FVCI रेगुलेशन किससे संबंधित है, एक्ट कब बना था, क्या करता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेबी से 1988 के माध्यम से 1992 में बनाया गया था, स्टैचुरी बॉडी है। ठीक है, हितों की रक्षा करती है किसके, इन्वेस्टर्स के, है ना। इसको पर्पज क्या है इसका, निवेशकों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक ब्रोकर से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ना, रेगुलेशंस इसको यहाँ पे देना, ये सारे यहाँ पे इसका पर्पज होता है। अब देखो सेबी की जो कुछ इनिशिएटिव हैं जिसने सेबी ने लिए थे, जैसे स्कोस 2.0 लिया था। जो भी शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको समय सीमा के अंतर्गत क्या करना, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्कोस 2.0 लिया। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी कि स्कोस 2.0 किससे संबंधित है। दूसरा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग जिसे आप बात करेंगे कि अंदर की जो जानकारी उसको बाहर लीक कर देना, उसके माध्यम से क्या करना, शेयर्स की खरीदी बिक्री कर देना। इसमें कुछ कंपनियों के जो अधिकारी हैं उन पर ये दांव भी लगा, उन पर बेसिकली क्लेम भी हुआ है। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है, इसको रेगुलेट किया जाता है और जिसको बंद करने का भी प्रावधान है और भी गैर कानूनी है। ठीक है, इसके अलावा पंप एंड डंप स्कीम थोड़ा सा पॉपुलर ही है। सेबी ने कहा कि पंप एंड डंप स्कीम के चलते कुछ व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया है, जिसमें झूठी और भ्रामक जानकारी देकर स्टॉक्स को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो ये पंप एंड डंप स्कीम इससे संबंधित रही है। ETFs के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेबी ने पैसिव फंड या ETFs के लिए इन्वेस्टमेंट जो लिमिट है उसको बढ़ा दी है। पैसिव फंड वो होते हैं जो किसी इंडेक्स में उसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस रेशियो में उसकी अलग कंपनियों, विभिन्न कंपनियां शामिल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। अब सेटलमेंट डे मैंने आपको बताया T2 हुआ करता था, उसे T0 कर दिया गया। अब 0 मतलब जल्दी इसको सेटलमेंट कर दिया जाएगा। अरे खास तौर पर जो शेयर आप बेचते हो उसके संबंध में है, तो कोई बहुत बड़ा चीज़ इसमें नहीं है। सेबी ने क्या किया, NSE की जो पूंजी थी, अथॉरिटी जो कैपिटल थी, उसको 10 गुना बढ़ा दिया और 500 करोड़ कर दिया है। ठीक है, सेबी के बारे में वही मुख्यालय कहाँ है, ये जनरल सी बात है। अब देखो, अगर आप NSE के बारे में आपको पता होना चाहिए 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, है ना। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता हुआ है। BSE को 1895 में इस्टेब्लिश किया गया था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अब BSE का जो इंडिकेटर से सेंसेक्स कहा जाता है और NSE का निफ्टी कहा जाता है, निफ्टी 50। उसमें 50 इंपॉर्टेंट कंपनियाँ होती हैं, उनको रजिस्टर किया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं खासतौर पर। ठीक है, अभी NSE ने क्या किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए NSE EV इंडेक्स भी इशू किया है, ये चीज़ आपको पता है। कोलोकेशन प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग थोड़ा सा चर्चा में था। देखिए कोलोकेशन क्या, देखिए क्या होता है ना कि ब्रोकर्स कभी कभी जो शेयर मार्केट होता है, जो दलाल स्ट्रीट होता है, उसके आसपास तुरंत उसी बिल्डिंग में अगर उनको फ्लोर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो सारी जो इश्यूज़ होते हैं उसको कोलोकेशन कहा जाता है। उन्हें आपस में आसपास सर्वर खरीदने की अनुमति देता है। ठीक है, ये कोलोकेशन और प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग।
ठीक है। इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाता है और शुल्क का भुगतान उनको करना होता है ऐसे ब्रोकर्स को, ठीक है, जिससे उनका जो ऑर्डर होता है बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होता है। इसलिए क्या करते हैं, उसी बिल्डिंग या उसके आसपास क्या करते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं अपनी कंपनी को लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें रेगुलेशन भी जारी किया 2015 में सेबी ने, ठीक है। फिनेंशलाइजेशन क्या होता है, अति वित्तीकरण। भारत में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फिनेंशलाइजेशन हो जा रहा है, जिस पे शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आया था। अभी आपने देखा, अभी तो मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन आप देखो पिछले साल लगातार इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में हो रही, मार्केट भागा जा रहा है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स उनका मानना था कि शेयर मार्केट क्रैश करेगा आगे चल के, लेकिन इससे क्या किया, जो एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स उन्होंने कहा कि एक्सेसिव फिनेंशलाइजेशन हो रही है, इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है, पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। इस बारे में कहीं ना कहीं चैलेंज क्रिएट हुआ था, उसको यहाँ पे करंट अफेयर में आया हुआ था, ठीक है। डेरिवेटिव के बारे में यहाँ पे चर्चा में था। देखिए डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। अब सपोज करो आप दो ग्रुप हैं, अब वो एक ग्रुप कह रहा है, जैसे मान करो जो एक ट्रेडर है और सपोज करिए पर्सन एक ट्रेडर है, वो क्या कहता है फ्यूचर में किस चीज़ का प्राइस कम होगा कि ज़्यादा होगा, उसके बेसिस पर अभी उसको स्पेकुलेट करके क्या करना, खरीदना बेचना, वो क्या कहता है डेरिवेटिव मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, ठीक है। अब दो बाजारों में इसको ट्रेड किया जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF में, ओवर द काउंटर में, दो जगह इसको ट्रेड किया जाता है। यूपीएससी ने अभी कोई क्वेश्चन इस पर नहीं पूछा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में यूपीएससी इस पर नहीं पूछता है, जो चीज़ चर्चा में रहे तो उसके बारे में पूछता है। अब इसमें फॉरवर्ड क्या ऑप्शन क्या है, स्वैप्स क्या है, ऐसे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा उसको टिपिकल कर देना, वो सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको लगे इंपॉर्टेंट आप खुद पढ़ लो, बाकी मेरी नज़र में ये इंपॉर्टेंट इतने नहीं दिखाई देते हैं। क्रेडिट रेटिंग, जैसे आपको पता है कोई कंपनी है उसकी क्या क्रेडिट रेटिंग होती है, किस तरह से वो लोन चुकाती है, क्या उसने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, वो सारी चीज़ों को जानने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है। फिर सॉवरेन क्रेडिट एजेंसी है जो रेटिंग्स देती हैं, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, S&P एंड मोडीज कभी नहीं आता इनके बारे में। भारत क्रेडिट रेटिंग, जैसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था क्रिसिल, कारा, ICR ये क्या है, तो भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब ये क्या करती है, कैसे करती है, यूपीएससी को इससे लेना देना नहीं है ना, भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखिए रिट्स होता है, इन्वेस्टमेंट होता है और इन्विट्स होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्विट्स होता है, आसानी से पैसा मिल जाए, और रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिट्स होता है। दो टूल है, टूल बस आपको पता होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें नहीं आने वाली हैं। बाकी सारी चीज़ यूपीएससी स्टेटमेंट उनको क्या करते हैं ना, यूपीएससी बार बार डिगिंग करना उन चीज़ों को नहीं प्रेफर करता। ये दोनों पे डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए दोनों टूल का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें यहाँ पे चर्चा में थी, जो हमने यहाँ पर देख लिया, करंट अफेयर ने देख लिया लगभग, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हो, देखिए आपके मन में डाउट होगा कि इतना करना सफिशिएंट है, नहीं है। देखिए पढ़ने को बहुत सारा संसार पड़ा है, लेकिन यूपीएससी कितना कट ऑफ भी नहीं जा रहा कि आप सारी चीज़ें पढ़ते बैठो, हर चीज़ किताब ले लो, है ना।